हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने किया था आईपीसी के सेक्शन 1 चैप्टर 1 सेक्शन 1 टू सेक्शन 5, जिसमें हमने किया था आईपीसी का सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, और सेकंड किया था पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया एंड पनिशमेंट ऑफ बियॉन्ड इंडिया। ये सेक्शन थर्ड और फोर्थ किया था एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, और फिफ्थ किया था सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। और आज हम करेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं। सेक्शन 6 से लेके चैप्टर 2 में सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक सारे सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A ये चैप्टर 2 है आईपीसी का। इसमें जनरल एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं कि इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या मतलब होता है, बस यही। और ये जल्दी जल्दी मैं आपको सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक बता देती हूँ। आपको वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो नहीं पता होगा, कुछ लीगल लैंग्वेजेस होती हैं जो नहीं पता होती हैं, वो पता लग जाएगा। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है एवरीथिंग टू बी अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शन गिवन इन चैप्टर 4। हम सेक्शन 6 को जब भी पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, बिकॉज चैप्टर जो 4 है आईपीसी का, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं, जनरल एक्सेप्शंस दे रखी हैं। जैसे कोई अनसाउंडनेस माइंड वाला बंदा होगा, उसके ऊपर भी आईपीसी की ये धाराएं नहीं लगेंगी, ये लॉ नहीं उसके ऊपर भी अफेक्ट होगा। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है किसी को, उसके ऊपर भी नहीं होगा। और कोई अगर चाइल्ड है, 7 साल से नीचे का बच्चा है, तो उसके ऊपर भी ऐसा एक्ट नहीं लागू होगा आईपीसी का। तो सेक्शन 6 हमें बताता है एक्सेप्शंस के बारे में, जिनके ऊपर ये आईपीसी की धाराएं नहीं लगती। जो अनसाउंडनेस माइंड वाले बंदे होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है जिनको, और जो 7 साल से नीचे के बच्चे होते हैं। सेक्शन 6 बताता है। सेक्शन 7 क्या एक्सप्लेन करता है? सेक्शन 7 कहता है कि वंस एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर द मीनिंग ऑफ फैक्ट, कि एक बार जो आईपीसी में एक्सप्लेन कर दिया गया जिस चैप्टर में, वो कभी भी थ्रू आउट आईपीसी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो चीजें प्रोवाइड होंगी वही लागू होंगी। उसे हम अपनी तरफ से आईपीसी के सेक्शंस को अपनी लैंग्वेजेस में तोड़ मरोड़ नहीं सकते। जो आईपीसी की लैंग्वेज है वही होगी। ऐसे नहीं कि हम उसको अपनी हिसाब से, सेक्शन 7 में ऐसा लिखा है तो हम उसको अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के ऐसे कर लेंगे, नहीं। जो लैंग्वेजेस दे रखी हैं, जैसा उसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसा उसको डिफाइन किया गया है, उसको वैसे ही यूज करेंगे। अब आता है सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। अब ये किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 और सेक्शन 12। तो फ्रेंड्स, पहले आप नोट कर लो। सेक्शन 6 जो हमने जनरल एक्सेप्शंस बताई हैं, और सेक्शन 7 में ये बताया कि जो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, आईपीसी में डिफाइन की गई हैं, वो चेंज नहीं होंगी। और सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 और सेक्शन 12, इसमें मैंने सेक्शन 9 नहीं लिया है। सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 किसके बारे में बात करते हैं? ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 8 किस चीज के बारे में बात करते हैं? जेंडर। जेंडर कौन होता है? सेक्शन 10 उसके बारे में बोलता है मैन एंड वीमेन जेंडर होते हैं। सेक्शन 8 बात करता है जेंडर के बारे में, और सेक्शन 10 बात करता है मैन एंड वीमेन, और सेक्शन 11 बोलता है जो मैन वीमेन है वो क्या है? पर्सन ही तो है। सेक्शन 11 पर्सन के बारे में बात करता है। और सेक्शन 12 जब इतने सारे लोग हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? पब्लिक बन जाती है। तो सेक्शन 12 पब्लिक के बारे में। तो आपको ये सेक्शंस लर्न करने बहुत इजी हो जाएंगे। देखो, जैसे मैंने जिस ट्रिक से लर्न किया है, मैंने कौन सी ट्रिक अपनाई है? मैंने सेक्शन 9 को निकाल दिया इसमें से। सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ये किसके बारे में बात करते हैं? हमें पता होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं ना, तो सेक्शन 8 किस चीज के बारे में बात करते हैं? जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होगा? तो सेक्शन 10 बोलता है कि जेंडर मैन और वीमेन होंगे, और सेक्शन 11 कहता है मैन एंड वीमेन होंगे। तो 11 ये मैन और वीमेन बन के क्या बन जाते हैं? ये बन जाएंगे पर्सन। अब जब 11 में पर्सन हो गए, तो 12 इतने सारे पर्सन इकट्ठे हो गए, क्या हो जाएगी? पब्लिक। सेक्शन 12 आ गया पब्लिक। तो ये हो गए हमारे ह्यूमन बीइंग। अब हमने कर लिए हैं सेक्शन 12 तक। फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी से लर्न हो जाते हैं ऐसे। और इसके साथ ही 12 है ना, इसका उल्टा ले लो, 12, 21। सेक्शन 21 किसके बाद?
सेक्शन 12 बात करता है पब्लिक के बारे में, और इसका उल्टा अगर हम कर देते हैं 21, तो ये करता है पब्लिक सर्वेंट। वो पब्लिक के बारे में 12 बात करता है और 21 बात करता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? जो सरकार का सर्वेंट होता है, पब्लिक का सर्वेंट होता है। और सेक्शन 9 किस चीज के बारे में बात करते हैं? नंबर्स के बारे में। नंबर्स होते हैं ना, जेंडर्स, नंबर्स करते थे, नंबर्स कितने नंबर्स हैं उनके बारे में बात करता है। अब फ्रेंड्स हमने 12 तक भी कर लिया, हमने 12 तक कर लिया है। 21 मैंने बीच में समझा दिया आपको। अब इसमें 12 के बाद आता है 13 सेक्शन। जो सेक्शन 13 है ना, वो आईपीसी से रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है सेक्शन 13 को। तो सेक्शन 14 आ जाता है। सेक्शन 14 अब बताता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब किसके सर्वेंट है हम? गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं ना, जो जहां पे गवर्नमेंट के जो लोग नौकरी करते हैं, किसके बाद सेंटर गवर्नमेंट के अंदर करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट के क्या होते हैं? सर्वेंट होते हैं। और 15 एंड 16 जो है वो भी रिपील हो चुका है, वो भी हटा दिया गया है। सेक्शन 13, 15 एंड 16 आईपीसी से हटा दिया गया है, चैप्टर सेक्शन से निकाल दिए गए हैं। अब सेक्शन ना वो बात करता है गवर्नमेंट के बारे में, हमारी सरकार के बारे में। सरकारें कैसी होती हैं, किस टाइप की सरकारें होती हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है। तो इन चीजों के बारे में बात करता है सेक्शन 17। सेक्शन 18 बात करता है कौन सी गवर्नमेंट होगी? हमारी इंडिया की गवर्नमेंट होगी। इंडिया के बारे में बात करता है सेक्शन 18। अब आ जाता है हमारा लॉ के बारे में। कुछ हैं जो चीजें सेक्शन 19 से शुरू होती हैं। सेक्शन 19 जो बात करता है वो बात करता है जज के बारे में। जज कौन होता है, ये कहाँ बैठता है? सेक्शन 19 किसके बारे में बात करता है? जज के बारे में। और ऐसे ही सेक्शन 19 जज के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जज कौन होता है? जस्टिस देने वाला, न्याय की मूर्ति जिसको कहा जाता है। तो 19 जज, 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब 21 तो मैंने आपको बता दिया, पहले 12 का उल्टा कर दिया। अगर 21 वो कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट। अब सेक्शन 22 आती है मूवेबल प्रॉपर्टी। जो सेक्शन 22 है ये इंपॉर्टेंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक्स की प्रॉपर्टी थी, मानो मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको लर्न कैसे करना है? मूवेबल प्रॉपर्टी होगी सेक्शन 22। अब एक्स की प्रॉपर्टी थी, वाई एक्स की प्रॉपर्टी जो थी उसने, वाई ने उसको रॉन्गफुल तरीके से रॉन्गफुल गेन कर लिया। उसको रॉन्गफुल तरीके से रॉन्गफुल गेन कर लिया, मतलब कि उसको अपने पास पा लिया। तो उसको क्या हो गया? उसका रॉन्गफुल लॉस हुआ, है ना। अगर रॉन्गफुल तरीके से कोई चीज लेगा तो उसको नुकसान ही होगा ना उस चीज का। तो 22 आती है मूवेबल प्रॉपर्टी, और 23 आता है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। और सेक्शन 24 बताता है कि हमने जो चीज रॉन्गफुल तरीके से की है उसको क्या होता है? डिसऑनेस्टली उसने किसी को चीट किया है, डिसऑनेस्टली उसने ईमानदारी नहीं निभाई। और डिसऑनेस्टली कैसे होगी? सेक्शन 25 फ्रॉडेंटली से वो उन्होंने किया। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। अब उसने ऐसे किया तो हमें उस चीज के क्या करना पड़ेगा? रीजन ढूंढना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास करने का रीजन ढूंढना है कि उसने क्यों बिलीव किया। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इज पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। सेक्शन 27 बताता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन, जो प्रॉपर्टी वाइफ के पोजेशन में थी, क्लर्क के पोजेशन में थी, वो प्रॉपर्टी कैसे रॉन्गफुल तरीके से गेन की गई और लॉस की गई। अब सेक्शन 28 बताता है काउंटरफीट बताता है। सेक्शन 28 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है काउंटरफीट। सेक्शन 29 अब किसके बारे में बात करते हैं? डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, सेक्शन 29 ने बताया हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। 29A बताता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। अब सेक्शन 30 बताता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 31 विल के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 32 जो बात करता है एक्ट्स जो भी है इंक्लूड इलीगल ओमिशन। एक्ट्स जो भी इंक्लूड है इलीगल ओमिशन। सेक्शन 32 एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। कौन सा एक्ट? जो ऐसा एक्ट करना जो इलीगल हो, ऐसा एक्ट करना जो इलीगल हो। और सेक्शन 33 क्या बताता है? एक्ट भी करना और प्लस ओमिशन। सीरियस ऑफ एक्ट एंड सीरीज ऑफ ओमिशन। कोई एक्ट करेंगे तभी तो कोई ना कोई जब वो पता लगेगा ये लीगल है या इलीगल है।
और सेक्शन 34 बताता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जैसे ए बी सी डी हैं, उन चार हैं, उन्होंने क्या किया, कोई एक्ट किया, किसी का मर्डर करने के लिए सोचा, तो उन्होंने इंटेंशन उनकी क्या थी, उनका मर्डर करने की थी। तो सेक्शन 34 तो लगता ही लगता है कि उन्होंने उनकी इंटेंशन क्या थी, मर्डर करने की थी। उन चारों की ग्रुप डिस्कशन किया था, उनकी इंटेंशन जो थी वो सेम थी चारों की। तो सेक्शन 34 ये होता है। सेक्शन 34 ज्यादा करके बहुत से लोगों के ऊपर जो होता है वो अप्लाई होता है। तो पता लगता है कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी। तो सेक्शन 34 जो है वो हमेशा लगता है कोई मर्डर वगैरह हुआ, वो चार लोगों ने इकट्ठे मिलके किया हो, तो सेक्शन 34 लग जाता है कि इनकी इंटेंशन क्या थी, कॉमन इंटेंशन थी, इन चारों ने उसको अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। और अब आता है सेक्शन 35 जो बताता है कि एक्ट इज क्रिमिनल। एक्ट कैसा होना चाहिए, आईपीसी क्या बोलता है, एक्ट क्या कैसा होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। अगर आईपीसी में तभी आएगा ना अगर एक्ट जो क्राइम जो होगा हीनियस होगा, क्रिमिनल होगा कोई। ऐसे तो नहीं कि कोई भी एक्ट किसी ने थप्पड़ मार दिया, ऐसा छोटा सा ऐसा कर दिया तो वो क्राइम हो गया, और ये वो ऐसा कुछ नहीं। सेक्शन 36 बताता है पार्शियली एक्ट पार्शियली ओमिशन। आधा एक्ट होगा तो आधा ही लीगल होगा और इलीगल होगा। सेक्शन 31 कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। जैसे बहुत सारे एक्ट मिलकर क्या बन जाते हैं, एक ऑफेंस बन जाता है। ए बी सी डी, ठीक है। सेक्शन 37 कहता है ए बी सी डी, इन्होंने किसी को क्या करना क्या सोचा, उन्होंने क्या करते हैं, हम जाते हैं मर्डर करते हैं उसका। अब ए के पास क्या था, नाइफ था। बी के पास क्या था, बेसबॉल वाला डंडा था, स्टिक थी उसके पास। और सी के पास क्या था, कुछ भी नहीं था। और डी के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन इनकी इंटेंशन सेम थी। अब इनके ऊपर, चारों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाएगा। नहीं, प्रूव करना पड़ेगा कि चारों ने मारा है। चाकू तो कोई एक ही मारेगा ना, जो चाकू मारेगा मर्डर तो वही कहलाएगा मर्डर, उसी ने किया है, उसके ऊपर ही ये धारा लगेगी। तो क्या होता है कि ए ने चाकू से उसको मारा, बी ने उसको डंडे से उसके सिर के ऊपर मारा, सी ने उसको पंच मारा उसके स्टमक में, जिससे कि उसका लॉस, ब्लड लॉस हो गया, और डी ने उसको थप्पड़ मारा। तो अब क्राइम तो किया, तो अटेम्प्ट सबने, ऑफेंस तो सभी ने किया है, चारों ने किया है, लेकिन जिसने चाकू मारा उसने ज्यादा किया, और जिसने डंडा मारा उसने उससे थोड़ा कम किया, और किसी ने मुक्का मारा, पंच मारा, उसने उससे कम किया, तो डी ने उससे भी कम किया, उसने थप्पड़ मारा। तो ये क्या, इरादे उनके एक ही थे सबके, लेकिन जो ऑफेंस कमिट किया वो अलग अलग किया। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 37 बताता है। और सेक्शन 38 बोलता है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। सेक्शन 38 ये कहता है कि जिसने जो जो ऑफेंस किया होगा उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। चाकू मारने वाले को चाकू के उस पर मिलेगी, थप्पड़ मारने वाले को थप्पड़। अब सेक्शन 39 कहता है वॉलंटरली। जिसने वॉलंटरली किया होगा एक्ट, ऑफेंस ज्यादा किया होगा, उसने अकेले ने किया होगा, या हो सकता है अनवॉलंटरली भी किया होगा, हो सकता है किसी ने उसको भड़काया हो कि तू जा, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा अगर तू उसको नहीं मारेगा। तो ये सेक्शन 39 बताते हैं। सेक्शन 40 बताता है ऑफेंस के बारे में कि ऑफेंस होता क्या है, स्पेशल लॉज के बारे में, और 42 लोकल लॉज के बारे में। 43 सेक्शन 43 इलीगल बताता है कि लीगली बाउंड टू डू, वही चैप्टर 4 में इसके बारे में पता लग जाएगा 43 का। सेक्शन 44 इंजरी के बारे में बात करता है। ये इंजरी जो है वो मेंटली भी हो सकती है और फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। और फिर अगर सेक्शन 45 जो है वो लाइफ के बारे में बताता है, किसी की जान जा भी सकती है और कोई जान से बच भी सकता है। 45 लाइफ के बारे में बात करते हैं, और सेक्शन 46 डेथ के बारे में बात करता है। सेक्शन 47 एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 47 किसके बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में। ये बात हमेशा याद रखना, आईपीसी हमेशा ह्यूमन बींग्स पर लागू होती है। इंडियन पेनल कोड हमेशा ह्यूमन बींग्स पर लागू होता है, एनिमल्स पर ये लॉ लागू नहीं होता। एनिमल्स के लिए आईपीसी नहीं बना हुआ, ये ह्यूमन बींग्स के लिए बना है। तो 47 एनिमल्स के बारे में बताता है, और 48 बताता है वेसल्स के बारे में। 49 बताता है ईयर क्या होता है, मंथ कैसे थे। सेक्शन 50 जो हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं इसी के बारे में बताता है, धाराएं क्या होती हैं, सेक्शंस क्या होता है, ये धाराओं के बारे में बताता है सेक्शन 50। और सेक्शन 51 ओथ के बारे में बताता है। ओथ पता है ना आपको, सेक्शन 51 ओथ के बारे में।
हम बोलते हैं ना कोर्ट में जाके, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम सच बोलेंगे। जब कोई एविडेंस, कोई गवाही देता है या विटनेस आता है, जब किसी विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है तो वो ओथ लेता है। आजकल नहीं होता ऐसा कुछ भी, पर लेकिन हमने मूवीज वगैरह में देखा है कि ऐसा होता था। सेक्शन 52 गुड फेथ के बारे में बताता है और 52A हार्ड वर्क के बारे में बताता है। तो सेक्शन ये थे हमारे चैप्टर 2 के सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A। इनमें से बहुत ही थोड़े से ही सेक्शंस हैं जो हमारे किसी काम आते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर नहीं आते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। चैप्टर 1 हो गया, 1 to 5 तक जो हमने किया था। आज हमने आईपीसी का चैप्टर सेकेंड सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक कंप्लीट किया है। इसमें जो कि एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशंस बताई हैं। ह्यूमन बींग्स किसको बोलते हैं, मैन किसको बोलते हैं, जेंडर कौन होता है, मैन कौन होता है, वीमेंस कौन होते हैं, नंबर्स कौन होते हैं, ऑफेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। गुड फेथ क्या होता है, एनिमल्स क्या होते हैं। तो ये तो हमारे रूटीन में भी हमें पता होता है, लेकिन हमने थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए आईपीसी में होता क्या क्या है, चैप्टर 1 में क्या होता है, चैप्टर 2 में क्या होता है। इसी ये हमारे चैप्टर 2 से सेक्शन 6 से लेके 52A तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो चैप्टर 3 में करेंगे। कितने सेक्शंस हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो। अदरवाइज तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इतना कोई वो भी नहीं है कि आपको बड़ा सब सेक्शन समझ आने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मीनिंग्स पता होना चाहिए उनके। जब भी क्वेश्चन आता है तो वो मीनिंग्स ही आता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि लिटिल बिट थोड़े बहुत सेक्शंस भी लर्न हो ही जाते हैं। अब हमें पता ही है चैप्टर 1 में कौन कितने सेक्शन है, हमने 5 पढ़े हैं, 5 सेक्शन है। और सेक्शन चैप्टर 2 में कितने सेक्शन हैं, सेक्शन 6 से लेके 52A तक है। ऐसे जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 2 आईपीसी का कंप्लीट। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। आज मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम देरी हो गई, बिकॉज मेरा कल से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसमें कुछ व्यूअर्स की प्रॉब्लम आ रही थी। कोई मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो हो नहीं पा रही थी। आई डोंट नो क्या, उसमें एक्चुअली कोई हैकर्स का कोई कमेंट सेक्शन में लिंक आ गया था, जिसको मैंने क्लिक कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उसके ऊपर क्लिक नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर ऐसा कोई लिंक आता है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, बिकॉज हमारा चैनल हैक होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैंने यूट्यूब को एक मेल डाली, जिसके थ्रू अब मेरा चैनल जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे को पता नहीं था, मैंने क्लिक कर दिया, मुझे पता लग गया कि मैं भी अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी कोई अगर चैनल वगैरह बनाए, कोई ऐसा लिंक आए, अगर किसी पर भी आता है, ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत सारे लिंक्स चले हैं, किसी भी लिंक्स के ऊपर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।